नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जी की बात करूं तो इस समय वो मराठा समाज के जो है एकदम मसीहा बने हुए हैं। मराठा समाज के हृदय सम्राट बन चुके हैं। इसके पहले ये शायद उपाधि जो है शरद पवार जी को दी जाती थी। असल में उनको जानता राजा बोलते थे। जिस तरह से उन्होंने कल माहौल को कंट्रोल किया, जिस तरह से माहौल को उन्होंने एकदम खुश कर दिया लोगों को। भले कुछ आगे क्या उसका परिणाम होता है वो तो अलग विषय है, लेकिन कल जो उन्होंने इस तरह से माहौल को बनाया और खुश किया, मराठा समाज के दिल में उतर आए हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी, क्योंकि थत्ते साहब भी और मैं भी शिंदे साहब के एकदम करीबी हैं और उनको हम जो है मतलब जमीन स्तर से उठ के ऊपर आने तक देखा है और उन्होंने किस तरह से माहौल को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो कल का जो माहौल था, उसके जो 20 तारीख से लगातार माहौल बना हुआ था, उसको कैसे उन्होंने इंटर किया, कैसे उनके दिमाग में स्क्रिप्ट चलती रही और उनके जो कुछ दूत लोग थे उन्होंने भी अपनी जो है भूमिका अच्छी तरह से अदा की और मराठा समाज को एक जो न्याय देने की प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने खरे उतरे हैं। अब इसका परिणाम जो भी आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम बात कर रहे थे जो बीता हुआ कल के थी। सर, क्या लगता है आपको, जो सर मराठा हृदय सम्राट की बात आपने उपाधि दी उनको, ये कितना हद तक आगे ले जाएगा उनको? जी, मुझे बताना चाहिए कि मराठा हृदय सम्राट उनको अभी आज बोले भी है लोग। जी जी। जरांगे के जो समर्थक है उनके अभी सुबह से आ रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि मराठा लोगों का उन्होंने दिल और दिमाग और मत और मन ये भी जीत लिया उन्होंने। तो हिंदू हृदय सम्राट जैसे बाला साहब थे वैसे वो ये मराठा हृदय सम्राट हो गए। तो सर, कैसे बने वो मराठा हृदय सम्राट, ऐसा आपको लगता है? कैसे बने, मतलब क्या क्या मांगे उन्होंने, उनकी मान ली करके वो बने? सर, उनका मनोज जरांगे की बात, तो उन्होंने शपथ भी थी। हाँ, मनोज जरांगे जी की बात अगर करें तो वो तो पहले से ही जिद करके बैठे थे कि मुझे सरसकट मेरे को आरक्षण चाहिए। मराठा समाज को जितने भी हैं सबको, चाहे वो कुंभी समाज से सर्टिफिकेट दे के हो, चाहे उनके लिए अलग से आरक्षण बना के हो, किसी भी हालत में उनको आरक्षण चाहिए। ये भूमिका पे वो पूरी तरह से लगातार बने हुए थे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि मराठा को मराठा करके दो, वो कुंभी करके मांग रहे थे। जैसे भी हो, आप आरक्षण देना है आप जैसे भी दो। कुंभी का सर्टिफिकेट देना है नहीं, वो मराठा को मराठा करके नहीं चाहते थे जी, वो कुंभी को कुंभी करके ही चाहते थे। और उसके लिए जो सर्वे करने थे जी, और जो मागासवर्गीय आयोग का ये लाना था रिपोर्ट का, ये तुम्हारे शिंदे कमेटी का एक्सटेंशन करना था, वो सब उन्होंने करके दिया। और 23 तारीख के और 31 तारीख के बीच में कई करोड़ लोगों का सर्वे, कई लाख लोगों का इस्तेमाल करके, मेरे घर पे भी कुछ लोग आए थे कर रहे। हाँ, मेरे भी आए थे। हाँ, मगर उनको कुछ आता नहीं था। 150 सवाल लेके ऐसे ब्लैंक खड़े थे। मेरे को ही पूछ रहे थे, सर इसका अर्थ क्या है? मैं बोला किसी का सर्वे अभी तक किया क्या? बोले किया। मैंने बोला क्या किया? मैंने उनको ही बोला कि आप ही भर के दो, हमको नहीं आता है। तो वो बात छोड़ो, मगर सिंसियर है। लेकिन सर, जो उन्होंने जीआर की कॉपी सब जो भिजवाया, उन्होंने जीआर की कॉपी जो भिजवाया वहां पर उनके पास, और उन्होंने पूरा मतलब जो इनको मांगे थी मराठा समाज की, उसको उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। अब वो बात की बात है कि कोई कोर्ट में जाएगा, उसमें क्या क्या करेगा, उसका क्या कोर्ट निर्णय लेता है, वो कोर्ट का विषय है। हाँ। लेकिन सरकार ने अपनी पॉजिटिव जो करना था दिख किया, और उन्होंने जो शपथ खाई थी शिवाजी महाराज की लोगों के सामने, उन्होंने पूरा किया है। ये सही है। और मराठा समाज को भी उनसे उम्मीद है। मराठा समाज को जो है, नहीं तो एक मिनट में अगर कोई आंदोलन वापस ले लेता है, इतना बड़ा आंदोलन जो जालना से चल के आ रहा है, नवी मुंबई तक पहुंच चुका है, और टारगेट है मुंबई पहुंचना है किसी भी हालत में, अब हमको सुनना ही नहीं किसी का। वो बोल दिए थे कि 20 तारीख के बाद हमको अब सरकार की बात ही नहीं सुनना है। फिर भी वो सुने, और एक झटके में बुला के उनको गुलाल लगा के, मतलब विजय का पूरा श्रेय, पूरा जश्न मनाया, अकेले शिंदे साहब को दे दिया। क्रेडिट जाएगा सर, शिंदे साहब को ही क्रेडिट जाता है ये, क्योंकि बाकी लोग तो गायब थे, कुछ कोई बैकग्राउंड में भी नहीं, उनको बुलाया भी नहीं बुलाया ना, और बुलाते तो हंगामा होता सर। बिल्कुल। और फडणवीस वहां से अच्छा हुआ, ये चीज अच्छा हुआ कि अजीत दादा भी गायब एकदम रहे, नॉट रीचेबल समझ लो उनको, और फडणवीस को भी जो है बुलाया नहीं बुलाया, शामिल भी नहीं किया उसमें कि क्या करना क्या नहीं। तो वो अच्छा हुआ, उनका स्टेटमेंट भी कुछ नहीं आया। नहीं, वो आप बोले कि जो हुआ है वो सबके हित में। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पूरा दरमदार जो है शिंदे साहब के हाथ में था, और उनको ही पूरा हैंडल करना था। सेंट्रल से भी ऑर्डर था कि भाई तुम्हारे समाज के लोग हैं, तुमको मुख्यमंत्री बनाया है, तुम मालिक हो राज्य, मराठा करके ही बनाया है तुमको। हाँ, अब तुम राज्य के मालिक हो इस समय, तुमको डिसीजन लेना है। बिल्कुल। और तुम्हारा डिसीजन लोग मानेंगे। बिल्कुल।
यही डिसीजन अगर फडणवीस साहब किए होते तो उसमें इतना इतना आसानी से नहीं होता था। और मनोज जरांगे तो उनको क्रेडिट नहीं देने के लिए ये रिजेक्ट कर देते थे। सर इसमें अब मेरे को एक सवाल आपसे करना है कि क्या लगता है कि इसका फायदा कितना होगा बीजेपी को और इसका कितना फायदा होगा शिंदे को? तो शिंदे साहब को तो इसका फायदा ऐसा होना है कि वो मराठा समाज के मनोज जरांगे के भी ऊपर के एक नेता बन गए जी। अभी मनोज जरांगे मास लीडर है, मगर वो जो क्लास है मराठा उनका आइकॉन बने। हाँ, उनके वो आइकॉन बन गए, रोल मॉडल बन गए। और ऐसा है कि पहला मराठा मुख्यमंत्री निकला, पहले बोलते थे ब्राह्मण मुख्यमंत्री निकला, जिसने हाईकोर्ट में ये करके निकला, बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहस के पानी में, मगर कम से कम हाईकोर्ट में रहा। मगर इन्होंने ये जो करके दिखाया वो एक चमत्कार ही है जी। जरांगे को मनाना सर, वो जरांगे जो है ना वो ऐसा है कि जेकिल एंड हाइड है। मतलब अभी एक सज्जन करके वो सामने पेश आता है और बोलते बोलते दुर्जन बन जाता है, नायक करके आता है और बोलते बोलते खलनायक बन जाता है। तो ऐसा वो स्टेडी माइंड का नहीं है, वो ऐसा ये क्या भ्रमित रहता है खुद और लोगों को भी भ्रमित करता है। उसकी मांगे रोज बदल रही थी, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल होता था। मतलब ऐसा हो गया था कि भाई वो कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि बड़ा कोई एक नरभक्षक वाघ घुस जाता है गांव में, तो उसको पकड़ना है मगर जिंदा भी रखना है उसको मारना नहीं है, वो कानून से अलाउड नहीं है। वो ऐसा एक वाघ जैसा, ये शेर जैसा घुस गया था सिटी में और मुंबई में घुसने की कोशिश में था। तो उसको मुंबई तक नहीं आने देना, इसमें तो शिंदे साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने मुंबई नहीं आने दिया, मुंबई से ही बारात लौटा दी। भाई शादी तोड़ दी मगर बारात लौटते समय सब उनके ही गुणगान गाते गए। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अप्रिशिएट। हाँ, कि उनको गुलाल लगाया, उनके पेड़े बांटे, एक दूसरे को पेड़ा दिया, ये दिया। ये दृश्य आपको बिना शिंदे साहब देखने को नहीं मिलता है। अब आती है बारी गोपाल स्फोट की। हाँ, बहुत जरूरी है सर। ऐसा है कि सर मैं बिग बॉस में काम करता था जी, तो मेरा बिग बॉस सबको मालूम है। तो बिग बॉस में क्या होता था कि ये हमको बोलने को अलाउड नहीं था और उसके लिए सर 2 करोड़ को हमको ये था फाइन। अगर हमने बिग बॉस के जो सीक्रेट है जी वो अगर ओपन किए तो 2 करोड़ रुपए हमको भरने पड़ेंगे, या हमने छोड़ भी दिया बीच में अपनी मर्जी से तो भी 2 करोड़ भरना था। और ये जो था वो 3 साल के लिए था हमारा बाइंडिंग। हमने बॉन्ड लिख के दिया था स्टैम्प पेपर पे कि 3 साल तक हम कोई वाच्यता नहीं करेंगे। अब मेरे को जाके हो गए 4 साल बिग बॉस में जी। तो मैं ये गोप्यस्फोट करता हूँ, मेरे को 2 करोड़ का कुछ पेनल्टी नहीं लगेगी जी। तो मैं सर कैसे बोलता हूँ ना, वहां पे ना बोले नहीं बोले तो भी पूरा मामला स्क्रिप्टेड था। हाँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ। वो 2 करोड़ के डर से कोई बोला नहीं आज तक, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, अभी बाकी बोलेंगे। वो स्क्रिप्टेड था सर। हमको वो उनका जो इसका रूम था जिसको कन्फेशन रूम बोलते थे, वहां बुला के हमको ब्रीफ किया जाता था कि मुझे बोलते थे कि ये आऊ जो है उषा नारकनी जो मेरे खिलाफ लड़ती थी हमेशा, तुम उसके बारे में ये बातें बोल सकते हो कि वो बेवड़ी है, वो सिगरेट पीती है, वो मिसबिहेव करती है सबसे, सब लोग उसका तिटकारा करते हैं। सेट पे उसके कोई इंसिडेंट भी मुझे उन्होंने बताए, मुझे मालूम नहीं थे ना जी। मैं उसको जानता तक नहीं था ज़्यादा, मैं सीरियल कहाँ देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया और मेरे खिलाफ उन्होंने मेधा दाड़े को और स्मिता गोंदकर को इनको ब्रीफ किया कि इसने एक ऐसी किताब लिखी है कि इसके ऊपर मुकदमा जारी हुआ है, तो आप इसकी बैंड बजाने के लिए ये मुद्दे निकालो। ऐसा मतलब वो आपस में लगाते रहे। फिर वो हमारी जो हीरोइन थी जिसने वो ये किया प्यार का नाटक वगैरह वगैरह, तो वो भी उनको बताया गया था कि आप प्यार का नाटक करो और कोई मतलब नेचुरल नहीं है आपका ना, मतलब ये नेचुरल आप दिखाते रहो। चुम्मा चुम्मी भी किया उन्होंने उनके कहने से, और बाद में उसको शिक्षा भी दी, 4 दिन के अंदर रखा। रोए धोए भी दोनों जी। और बाद में दोनों एक साथ आ गए तो एक दूसरे का परिचय भी नहीं ऐसे बिहेव किया। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया था कि अभी यहीं तक रुको, ज्यादा बोम्बा बोम हो रही है बाहर। तो सर स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट था।
हर एक हमारा जो ड्रामा रहता था, स्टंट रहता था, उसको बोलते थे कि असाइनमेंट हम करते थे, उसमें सर वो प्लान करते थे किसको क्या सजा देना है, किसको कितने मर्यादा तक। मेरे लिए उन्होंने बड़ी मर्यादा रखी थी कि भाई मेरा एज देख के मेरे को ज्यादा परेशानी में नहीं डालना है, ऐसा उन्होंने तय किया था। तो सर स्क्रिप्टेड था, 80% स्क्रिप्टेड था। मुझे ऐसा लगता है कि जरांगे को शिंदे साहब ने स्क्रिप्ट दिया था। उस स्क्रिप्ट में सर सुनो, उस स्क्रिप्ट में उनको 2-5 लाख लोग लेके नई मुंबई तक आने का भी स्क्रिप्ट दिया गया था कि मुंबई में मत आना, नवी मुंबई में आप आएंगे, वहां पे हम आएंगे, हम ये फॉर्मूला हमारे कॉम्प्रोमाइज का रहेगा, ये कॉम्प्रोमाइज में हम एक ड्राफ्ट आपको देंगे जिसका बाद में ऑर्डिनेंस में रूपांतर होगा, जब 15 दिन तक लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, जो अभी लाखों में आने वाले हैं। जी भुजबल ने बोला है अपने ओबीसी लोगों को कि लाखों में ये करो, मगर उस समय आप मान जाओ कि भाई मेरे को तो जो ड्राफ्ट चाहिए था वो मिल गया, जैसे ऑर्डिनेंस ही मिल गया। वो तो ऑर्डिनेंस से ही बोल रहे जरांगे उसको, जबकि वो एक कागज है सादा, उसके ऊपर अभी ऑब्जेक्शन आने लाख बाकी हैं। उसके बाद सर वो विधिमंडल में जाएगा, फरवरी में जो अधिवेशन होने वाला है उसमें जाएगा, फिर वो पास होगा, फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगा, बहुत सारी बातें। और ओबीसी का भी ऐसा है कि उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐसा एक सब स्ट्रिप डाल दिया कि भाई जिनके जिनके पुरावे है, 54 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 60 लाख जो भी है, उनके जो क्लोज फादरली रिलेटिव्स है, सुनो, फादर की तरफ से रिलेटिव्स है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्लोज। और मम्मी के साइड के या बीबी के साइड के जो है, बहन के साइड के, उनकी केस तब सुलझाई जाएगी जब ऑर्डिनेंस पास होगा और उसमें वो सबमिट होगा और वो कोर्ट में टिकेगा। सर उन्होंने ये मान लिया, वो बोले सगळे सोयरे झालं। क्या हुआ है, अब भी केसरकर बोला 5 मिनट पहले, वो बोला कि सगे सोयरे में से सोयरे का जो मामला है वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, नहीं तो कल मैं जाके आदिवासी को बोल दूंगा मैं तुम्हारा सोयरा हूं, बोलो। वो वहां जाएगा और जिनको ओबीसी का ऑलरेडी सर्टिफिकेट है या निसंशय उनकी केस है, उनको ही मिलेगा। बाकी मराठा लोगों के लिए अलग से आरक्षण की प्रोविजन हम करने वाले हैं। ये कौन बोला? केसरकर बोला। कब बोला? 5 मिनट पहले बोला, ऊपर आने से पहले। तो मतलब तुमने तो ओबीसी लोगों के लिए तो पहले ही था, उसमें नया क्या किया? कुछ नया नहीं किया, उनको मिलना ही था। वो नहीं मांग रहे थे करके नहीं मिल रहा था, मांग रहे तो मिल जाएगा। ठीक है ना, 54 लाख 55 लाख 1 करोड़ भी निकले तो क्या, 6 करोड़ में से 5 करोड़ का क्या करेंगे? लोग सवाल पूछ रहे हैं हमको कमेंट बॉक्स में, कि जब यही करना था तो इतना लंबा आंदोलन क्यों करने दिए, मनोज जरांगे को इतना बड़ा हीरो क्यों बनने दिए? सर कैसे है ना कि शिंदे साहब की ताकत बढ़ाने के लिए और मराठा समाज की ताकत बढ़ाने के लिए और मराठा समाज का प्रेशर ये बीजेपी ओबीसी वाली पार्टी जो है उसके ऊपर बनाने के लिए और मराठा का सम्राट इनको बनाने के लिए ये स्क्रिप्ट पूरा जरूरी था। अगर जरांगे बड़े नहीं होते तो एकनाथ शिंदे बड़े नहीं होते। जरांगे ने सर एकनाथ शिंदे को बड़ा कर दिया। सोचो, बिल्कुल सोचने वाली बात है सर। फिर और आज की स्थिति में ऐसा हो गया कि मराठों ने अब आज जो ताकत दिखाई है, कल अगर एकनाथ शिंदे को बदलने का किसी के मन में आया बीजेपी वालों के हो, तो उनको ये 6 करोड़ मराठा है ना, वो बोलेंगे ये हमारा मसीहा है, इसको बदलेंगे तो हम बगावत करेंगे। सर 6 करोड़ मराठाओं की दहशत जरांगे के थ्रू बढ़े और संदेश मिले बीजेपी वालों को कि मेरे बदलने की कोशिश नहीं करो करके जरांगे का यूज एकनाथ शिंदे ने किया। सर जरांगे तो पपेट है, सुनो, पपेट है वो एकनाथ शिंदे का। इसीलिए तो वो फडणवीस को गाली दे रहा था, अजित दादा को गाली दे रहा था। शिंदे को दिया कभी नहीं दिया। शिंदे के बारे में वो बोला उनका ऊपर हमारा श्रद्धा है। वो श्रद्धा थी क्योंकि वो स्क्रिप्ट में था ही। तो फ्रेंड्स, बड़ा गौप्यस्फोट है। फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस विषय पर, खासकर इस वर्ड पे जो सतीश साहब ने बोला कि ऑल इज स्क्रिप्टेड। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।